हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं उनको हम शॉर्ट में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो किस देश से हुआ है? फ्रांस से हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ठीक है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से था। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई है? यानी नेपोलियन कब हारा था? तो सन 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार गया था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वियना की संधि कब हुई? ठीक है। संधि का मतलब है दो देशों के बीच वार्तालाप जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं संधि। तो कब हुई है? 1815 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक, देखिए लिखा है, फ्रांस की क्रांति, राजनीतिक क्रांति के क्या कारण थे। ठीक, अथवा करके पूछा गया फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना होगा, फ्रांसीसी क्रांति 5 मई 1789 को हुई थी। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ठीक, कारण बहुत से थे लेकिन हमें कुछ कारण समझने होंगे और वही हमें एग्जाम में लिखे आने होंगे। जैसे कि फ्रांस के शासन स्वेच्छाकारी और निरंकुश थे, वे राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी वहाँ के जो शासक लोग थे वो राजा के कहने में चला करते थे। उनको प्रजा के दुख सुख इन सबसे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, यानी वो प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे, अपनी इच्छा और अपनी चिंता किया करते थे। ठीक है, ये सब कारण थे। और वो अलग अलग तरीके के कर लगाते रहते थे, टैक्स लगाते रहते थे, अपने मनमाने तरीके से ढंग से पैसे क्या करा करते, लोगों से लिया करते थे। उनकी जो कानून व्यवस्था थी, कोई भी कानून व्यवस्था उनकी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने उन पर विद्रोह कर दिया, यानी उनसे नाराज हो गए। और जब किसी देश के लोग किसी देश की सरकार से या वहाँ के राजा से निराश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तो फिर वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, यानी कि विद्रोह कर देते हैं, जिसे हम क्रांति कहते हैं। तो फ्रांस के भी लोग ऐसे ही नाराज हो गए थे और उन्होंने भी क्रांति कर दी, जिसे हम फ्रांस की क्रांति कहते हैं, जो कि 5 मई 1789 ईस्वी में हुई। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि पादरी वर्ग। ठीक है, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त है, यानी समाज जो फ्रांस के लोग थे वो 3 जगह विभाजित थे, जैसे कि कैथोलिक चर्च, मैथोलिक चर्च और कुछ ऐसे लोग थे जो सामान्य थे। ठीक, तो एक कारण था पादरी वर्ग, और एक जो इसका इम्पोर्टेंट कारण था वो था जनसाधारण वर्ग, यानी आमतौर से जो लोग मजदूरी करते हैं, इस खेती किसानी का काम करते हैं, ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं होते हैं ज़्यादा, यानी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास लोग से, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने फ्रांस की इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, फ्रांस की सरकार ने, कि वहाँ के लोग नाराज़ हो गए थे और इस वजह से उन्होंने वहाँ पर विद्रोह कर दिया। क्लियर हो गया? इसी को हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, नेपोलियन कौन था? उसके सुधार क्या थे? उसके सुधारों का कैसा प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी सैन्य प्रमुख और सम्राट था, यानी नेपोलियन जो था उसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, जो फ्रांस जो देश था उसके सैन्य, मतलब कि जो थल सेना होती, जल सेना, वायु सेना, उसका वो क्या था? हेड था। ठीक है, और सम्राट भी था, यानी वहाँ का राजा भी था, जिसने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकतर हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी, यानी उसने यूरोप के कई देशों में जीत दर्ज कर ली थी। ठीक है, उसने अपने जीवन की शुरुआत एक सामान्य नागरिक की तरह की थी। नेपोलियन के इतिहास की सबसे महान सेनापति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी वो महान सेनापति भी था। ठीक, और भी इसके कुछ कारण हैं, लेकिन हमें इतना ही लिखना होगा एग्जाम में अपने शब्दों में। ठीक है, कंप्लीट डिटेल नहीं लिखनी होती है, एक बार अपने शब्दों में पढ़ा और फिर उसके बाद उसे लिख दिया। इसके बाद और आइए समझ लेते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेजी हुकूमत ने क्या कर दिया था? भारत के लोगों पर लागू कर दिया था, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 यानी सन 1915 ईस्वी में लौटे थे। फिर उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सन 1930 ईस्वी में चलाया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो सन 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरी चौरा ये बिहार में आता है। ठीक है, ये वहाँ की बात हो रही है, बिहार एक राज्य है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना से हुई थी? नमक कानून तोड़कर, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे भारत में लोगों के नमक यूज़ करने पे, ठीक है, उस पर भी वो ला दिया था, कर टैक्स लगा दिया था कि अब जो भी लोग नमक यूज़ करेंगे उन्हें अंग्रेजी सरकार को रुपए देने होंगे, टैक्स देना होगा। इसीलिए गांधी जी ने ये कानून वो करा था, आंदोलन चलाया था। इसी को हम नमक कानून तोड़ना कहते हैं। इसी का नाम रखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक,
रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, यानी रॉलेट एक्ट कब बनना शुरू हुआ था, कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1990 यानी सन 1919 में शुरू हुई थी। ठीक है। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, यानी चौरी चौरा की जो घटना हुई इसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन चला गया था भारत में वो वापस ले लिया। क्लियर हो गया। तो चौरी चौरा की घटना से ये रिजल्ट आया सामने, ये परिणाम हुआ। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जैसे कि है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं किया। तो असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी जी ने किया, चंपारण आंदोलन भी महात्मा गांधी ने किया, लेकिन खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है, तो ये किसने कहा था, ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया था, यानी कब उन्होंने असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग की थी, तो 1920 में की थी। ठीक है, यानी सन 1920 ईस्वी में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो सन 1928 में पहुंचा था, जब अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इस तरह के क्रांतिकारी लोगों ने अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था काकोरी में। काकोरी एक स्टेशन है जो शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है। तो उसी के लिए इंग्लैंड से बहुत सारे अधिकारी आए थे जांच करने के भाई किसने किया है, क्या हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में मालूमात करने। तो इसी को हम साइमन कमीशन कहते हैं कि वो साइमन कमीशन वो लोग कब आए थे भारत में, तभी लिखा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो सन 1928 में पहुंचा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये भी महात्मा गांधी ने किया था। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज वापस जाओ अपने देश। इसके बाद समझ लेते हैं वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में किया था। ठीक है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी, तो नागपुर अधिवेशन से। ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, जो बहुत बार पूछा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखे। ठीक है। यानी इंडिया में रैशनलिज्म नेशनलिज्म कैसे आया या इसके क्या रीजन थे वो बताने हमें। ठीक। तो समझेंगे, भारत में राष्ट्रवाद आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये घटना 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की पहली लड़ाई मानी जाती है। ठीक है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय माना जाता है। भारत में राष्ट्रवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब किसी देश के लोग वहाँ की सरकार या वहाँ के राजा के खिलाफ हो जाते हैं और अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं या अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो इसी को हम राष्ट्रवाद कह देते हैं। और राष्ट्रवाद से फ़ायदा क्या होता है, सामाजिक तौर पे बहुत फ़ायदा लोगों को मिलता है, आपस में भाईचारा बढ़ता है, आर्थिक यानी पैसों की जो तंगी होती है, जो कर होते हैं वो सब कम होने लगते हैं, राजनीतिक लाभ इससे होता है, बहुत जगह हमारी बातें फिर नेताओं को, मिनिस्टर्स को और उस सरकार को, गवर्नमेंट को माननी पड़ती है। और धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, इससे हमें अपने धर्म को फॉलो करने की एक आज़ादी मिल जाती है जो दूसरी गवर्नमेंट हमें अच्छे से नहीं करने दे रही होती है। ठीक है। तो ये है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण। क्लियर हो गया। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। सत्याग्रह जन आंदोलन की एक नवीन परिपाटी थी। सत्याग्रह का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना था। क्या मतलब हो गया, सत्याग्रह, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या था। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ हैं, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी गांधी जी ने कहा था कि अगर आप पे जुल्म सितम किए जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। यही इनका आंदोलन था। ठीक है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिस्से के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी लोगों को ये बात माननी चाहिए कि जो सच है वही बोलें और जो भी उनको दिक्कतें परेशानी आ रही है उस जुल्म के खिलाफ वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्लियर हो गया। यही था ये गांधी जी का आंदोलन। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन किस लिए हुआ, तो देखिए 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति और उसके प्रतिवेदन ने देश भर में असंतोष की लहर दौड़ गई। मतलब 1927 में साइमन कमीशन को क्या कहा गया कि आप भारत आइए और जांच करिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये अंग्रेजों का खजाना लूटा है, यानी काकोरी कांड किया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की
पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित कारण थे। नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति, यानी नेहरू जी ने उस रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था, यानी मानने से इनकार कर दिया था। अत्यधिक आर्थिक मंदी, अंग्रेजों के टाइम से ही हमारे, जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे तब तक तो हमारे भारत में बहुत सुधार था, रुपए और बाकी चीज़ों में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो उन्होंने भारत का बहुत सा खजाना यहाँ से लेकर चले गए थे। इसकी वजह से हमारे देश में अत्यधिक आर्थिक मंदी आ गई थी, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। इकोनॉमिकल क्राइसिस कहते हैं, जिसे हम इकोनॉमिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, जिससे कि लोगों के पास बहुत सी खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं, पैसे और सामान में उनका हक नहीं रह गया था, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ पे इतनी चीज़ों पे टैक्स लगा दिया था, कर लगा दिया था कि लोगों को अपनी फसल का और बाकी जितनी भी चीज़ें का उत्पादन करते थे भारत में, उन्हें उन सब पर टैक्स देना होता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था। क्लियर हो गया? फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, उसके क्या परिणाम हुए। ठीक, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। मॉन्टेग्यू की घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट को कार्य रूप देने के लिए सन 1919 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उल्लेख किया गया, किंतु औपनिवेश स्वराज के विषय में नीति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन से और तीव्रता आ गई, और इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। फरवरी 1919 में रॉलेट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो अब हम समझ लेते हैं रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, उसका क्या परिणाम हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। देखिए, समझ लेते हैं रॉलेट एक्ट क्या। ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च सन 1919 को इसे लागू किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर ही गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक, और अथवा गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा, यानी ये रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय पे अंग्रेज़ों को अगर शक होता था, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम लगती थी, तो वो फ़ौरन उस पर मुकदमा चला देते थे, और उसका मुकदमा भी गुप्त रखा जाता था, यानी कोई भी वकील या कोई भी उसके लिए मुकदमा नहीं लड़ सकता था। अंग्रेज़ सरकार से जो चाहे सज़ा दे सकती थी। तो यहाँ के लोग इस बात से नाराज़ हो गए भारत के, और उन लोगों ने रॉलेट एक्ट को काला कानून नाम बोल दिया, ठीक है, और इसे इस नाम से जाना जाने लगा। ये बहुत फेमस रॉलेट एक्ट था, ये बहुत फेमस कानून था, जिसका भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच हुआ था, ठीक, उसकी बात हो रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने ये स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा। ब्रिटेन ने वादा किया था कि युद्ध समाप्ति के बाद वह भारत को स्वतंत्र कर देगा। ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीयों को विश्वास था कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन सरकार को दिए गए वचनों का पालन करेगा, परंतु भारत को स्वशासन के नाम पर मॉन्टफोर्ट सुधार दिए, जिससे देश को संतोष नहीं हुआ। यानी क्या मतलब हो गया, ये असहयोग आंदोलन, इस असहयोग का मतलब होता है साथ ना देना। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों से भारत के लोग नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो भारत के बहुत से सैनिक, हज़ारों सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में इनकी तरफ से लड़ने गए थे। किसकी तरफ से? अंग्रेज़ों की साइड से, यानी ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए थे। किससे लड़ने गए थे? प्रथम विश्व ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुआ था, तो ये जर्मनी से लड़ने गए थे। तो इसमें वादा करा था अंग्रेज़ों ने कि आप हमारा साथ दीजिए इस लड़ाई में, और जैसे ही हम लोग जीत जाएंगे उसके बाद हम आपके देश भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर इसका एक मेन रीज़न ये भी था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। तो देखिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर यानी पंजाब के, ठीक है, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। इस शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर नाम के जो सोल्जर था, यानी जो अंग्रेज़ों का एक जनरल डायर था, ठीक, जनरल था, उसने अपने वहाँ सैनिकों को बुलाकर वहाँ के स्त्री पुरुषों और बाकी बच्चों सबको क्या कर दिया था? शूट करवा दिया था, ठीक है। 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे, परंतु इस आतंक के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन का दमन चक्र नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन लाया गया। खिलाफत आंदोलन क्या था? इसमें जो तुर्क, मतलब जो अंग्रेज थे, उन्होंने तुर्की लोगों के, जो तुर्की एक कंट्री है,
वहाँ के जो खलीफा होते हैं उनका पद समाप्त कर दिया था, यानी अब कह दिया था कि अब यहाँ कोई खलीफा नहीं बनेंगे, अब हम लोग जो चाहेंगे कानून लाएंगे यहाँ भी तुर्की में। और उन्होंने वहाँ के उस तुर्की देश को, मुसलमानों को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया, यानी कई हिस्सों में बांट दिया। तो इस वजह से यहाँ के मुसलमान नाराज़ हो गए थे और फिर उन्होंने यहाँ पर बिहार, एक राज्य है हमारे भारत में, वहाँ का एक ज़िला है पटना, ठीक है। तो वहाँ के मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया है और इसे कांग्रेस आंदोलन का समर्थन भी मिला, यानी कांग्रेस ने इस आंदोलन का साथ भी दिया, जिससे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना फैल गई। यही था खिलाफत आंदोलन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या था, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल सन 1919 को जो जितने भी भारत के लोग, बहुत से उसमें लोग थे जो पार्क में स्त्री पुरुष आदमी बच्चे सभी लोग थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन अपना शांतिपूर्ण तरीके से, यानी वो अंग्रेज़ों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, सिर्फ अपनी बातें कर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों पे इतना टैक्स लगा दिया, हमारी बातें नहीं मानी जा रही, यहाँ पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगाए जा रहे हैं, कर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं उस टाइम जनरल डायर पहुंच गया, जो अंग्रेज़ों की सेना का एक वो था हेड। उसने वहाँ से अपनी सेना से कहकर वहाँ जितने भी लोग थे उस पार्क में उन सब पर शूट करवा दिया, उन सबको गोलियों से भुनवा दिया, ठीक है। इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। लेते हैं, इसके बाद हम समझ लेते हैं 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, तो यूरोप था, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो 1929 में हुआ था, क्लियर हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये कब हुआ था, 1914, और चला कब तक था, 4 साल, यानी 1914 से 1918 तक चला था, यानी 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पे पड़ा था, तो जापान पे पड़ा था, ठीक है। जापान पे नहीं, अमेरिका पे पड़ा था, किस पर, अमेरिका पे। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, तो अमेरिका पे पड़ा था, ठीक है। यानी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस कंट्री को हुई थी, तो अमेरिका को हुई थी, ठीक है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि ये है, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक थी, कौन सी थी, डायमंड सूत्र, ठीक है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित की गई, चीन में की गई, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं, कौन सा है, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, फारसी अखबार नामे जहांनामा तथा शमसुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुए, सन 1882 ईस्वी में प्रकाशित थे, ठीक है। ज्योतिबा फूले द्वारा जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखी पुस्तक है, कब लिखी गई है, क्या लिखी गई है, इसको समझ लेंगे, गुलामगिरी 1871 ईस्वी में लिखी गई, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मार्टिन लूथर कौन था, धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया, इसके बारे में बताना। मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था, यानी वो धर्म के लोगों को सही राय दिया करता था। उसने 1512 ईस्वी में रोम कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापना लिखी और मुद्रण कला के प्रयोग से उन्हें छपवा कर प्रकाशित किया। इसकी प्रकाशित प्रति विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई, यानी बहुत सी उसने अच्छी बातें बताई थी जो लोगों के समझ में आया, लोगों ने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर हो गया। ये था इसमें। अब देखिए, मैप बहुत बार पूछा गया है, वहाँ पे आपको नक्शा मिलेगा, मैप मिलेगा, उसमें कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हुए, तो जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हुए वो था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद की बात हो रही, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अब आएगा हमारे पास चित्र, ठीक है, मानचित्र वहाँ पर आएगा, यानी भारत का नक्शा, इंडियन मैप। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्थान जहाँ 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसका आंसर है अमृतसर। अभी हम लोग यहाँ पर बना के देखेंगे, ठीक है। फिर है वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो वो स्थान कौन सा, साबरमती, ठीक है। वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो स्थान कहाँ है, इलाहाबाद, यानी अभी जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। वो स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, वो भी कौन सा स्थान है, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, तो कहाँ चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, चौरी चौरा, गोरखपुर में, ठीक है। ऐसी और भी कुछ क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसका भी आंसर देख लेंगे, साबरमती आश्रम, ठीक, यहाँ शुरुआत हुई थी इसकी। वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था,
तो इसका भी आंसर देख लीजिए, कहाँ बनाना स्टार्ट करा था। अभी इसका आंसर चेक करते हैं, दांडी। ठीक है, दांडी में स्टार्ट करा था। तो देखिए ये हो गया अमृतसर, जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था। फिर ये दिल्ली हो गया, ये चौरी चौरा, गोरखपुर, चंपारण, ठीक है, इलाहाबाद, जहाँ जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने क्या कर लिया था, शहीद हुए थे वो। ठीक, तो ये वो स्थान है उनका। ऐसे ही नागपुर, जहाँ नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, वो स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। क्लियर हो गया। वो स्थान जहाँ चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, 6 नंबर पे देखिए लिखा हुआ, जहाँ चंपारण आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका आंसर 6 नंबर पे देखिए क्या दे रखा है, चंपारण। तो आप देख लें कि चंपारण यहाँ कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसी टाइप से वहाँ आपको लिखकर आना होगा। इस तरीके से वहाँ सब दे रखा होगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ, तो कहाँ हुआ था, पोरबंदर, गुजरात। ठीक, तो ये है पोरबंदर। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक आंदोलन वो किया था। ठीक, उस पर टैक्स लगा रही थी जो अंग्रेजी सरकार, उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू करा था। कहाँ से करा था, डांडी मार्च यात्रा। ठीक, इसी को नमक आंदोलन भी कहते हैं। ये था वो। फिर उसके बाद समझ लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो सन 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरो में किया गया था। ठीक है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कपास की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है, तो पवन ऊर्जा, यानी इसे फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। क्लियर हो गया। फिर उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत है, पवन ऊर्जा। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम और क्वेश्चन समझ लेते हैं। भूमि संसाधन का क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। तो देखिए भूमि संसाधन का मतलब क्या, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति आदि क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आदि किए जाते हैं। यानी जमीन का मतलब है, इसका भूमि का मतलब होता है जमीन, यानी कि लैंड। तो इसकी बात हो रही है कि मानव जीवन भी यही है, वन्य जीवन यानी सारे जंगल भी जमीन के ऊपर है, प्राकृतिक वनस्पति भी सारी जमीन के ऊपर है। ठीक, तो इसका क्या है, जीवन का आधार, यानी जितनी भी चीज़ें हमारी हैं, जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं, वनस्पति, कारखाने, कृषि व्यवसाय, हमारा सब किससे जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो। ठीक, आर्थिक विकास का आधार, किसी भी देश का विकास वहाँ पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी कौन सा देश कितनी तरक्की करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ कितने प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, ट्रीज, यानी कि पृथ्वी, भूमि, ठीक, पानी, जल, जंगल और ज़मीन, और जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं वो इस देश की तरक्की में मदद करती है। ठीक है, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था, यही बात इसमें पूछी गई थी कि भूमि संसाधन क्या है, यानी कि ज़मीन को कैसे हम अच्छा रख सकते हैं। संसाधन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज, जिसका हम ह्यूमन और एनिमल प्लांट सभी यूज़ करते हैं। तो भूमि का हम यूज़ करते हैं, ज़मीन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक, तो यही इसके 3 कारण थे, महत्व थे, जो हमने बताया। क्लियर हो गया। इसके बाद समझेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं जो अब हम बता रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो सन 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1973 ईस्वी में हुई। ठीक है, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में शामिल है, क्या है, चंदन है। ठीक, संकटग्रस्त का मतलब क्या है, ये बहुत कम होता चला जा रहा है, इस पर परेशानियां आ रही हैं। निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में कार्बेट नेशनल पार्क है, तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। क्लियर हो गया। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से, यानी वनों को कटने से बचाया जाए, पेड़ों को जंगलों को। ठीक, वन संरक्षण से आप क्या, तो अब हम समझ लेते हैं वन संरक्षण किसे कहते हैं, वनों को कटने से बचाना। ठीक है, उनकी सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है, वन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रकृति और मानव के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर हम वन संरक्षण नहीं करेंगे, पेड़ों को नहीं बचाएंगे, पेड़ों को लगातार कटने देंगे या काटेंगे, तो हमारी पृथ्वी में जो है बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी हमारे जीवन में। क्लियर हो गया। फिर ये है क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको समझ लेते हैं। जैसे महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है, तो उड़ीसा में बना है। ठीक है, फिर है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है। इसे इस तरीके से भी पूछते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, तो नर्मदा नदी में बना है। ठीक, ये मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है ये नदी। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। ठीक,
जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में पाया जाता है? तो 97.5%, यानी इतना जल जो है हमारी पृथ्वी पे वो समुद्र का है। बाकी का जो 2% जल है वो हम पीने में यूज करते हैं, ठीक है, पानी पीने में और बाकी चीज़ों में यूज करते हैं। 97.5% जल जो है ये समुद्र का जल है, यानी हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा हिस्सा है, यानी 97% पानी जो है वो सिर्फ समुद्र का पानी है। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद समझ लेते हैं और इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? ठीक है, तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि 7वें में। ठीक है, 7वें दशक में। कौन से दशक में हुआ था? 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ? तो 7वें दशक में हुआ था। ठीक है, फिर इसका एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? यानी कौन सा ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा खेती होती है? तो पंजाब में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। उसके बाद क्या, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। असम में सबसे ज्यादा चाय की पत्ती की उत्पादन होता है। ठीक है, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो दालें। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तरबूज। क्लियर हो गया? उसके बाद और इसमें इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। निम्नलिखित में से खनिज आधारभूत है? लौह अयस्क। खनिज का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो हम जमीन से निकालते हैं। ठीक है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होते हैं इसे भी समझ लेते हैं। अयस्क वे खनिज हैं जिसमें धातु को सुविधाजनक और लाभदायक तरीके से निकाला जाता है। सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। इन्हें जमीन से निकाला जाता है और ये ऐसी धातु होती हैं जिन्हें सुविधाजनक और लाभदायक तरीके से निकाला जाता है, यानी जिस तरीके से आसानी हो वैसे इन्हें निकाला जाता है। अब खनिज संरक्षण क्या है? खनिज की रक्षा करना ही खनिज संरक्षण कहलाता है। ठीक है, खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका प्रबंधन करना खनिज संसाधन संरक्षण कहलाता है। मैग्नीज, प्लेटिनम, एंटीमनी, रेडियम, पारा यानी कि मरकरी, रेडियम आदि ये सब क्या है? खनिज है जो जमीन से निकाले जाते हैं। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिन्हें हम जमीन से निकालते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक का जो वो है बिजनेस है वो कहाँ होता है? तो बेंगलुरु में होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद पूछ लेते हैं, भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है, यानी सबसे ज़्यादा आना जाना पब्लिक कहाँ से करती है? सड़क परिवहन से, यानी सड़क परिवहन में सबसे ज़्यादा आना जाना होता है। फिर इसके बाद पूछ लेते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, यानी समुद्री रास्ता कौन सा है? तो हल्दिया से प्रयागराज, ये सबसे लंबा समुद्री रास्ता है। फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? 1857 ईस्वी में। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई? देखिए पहले पूछा सबसे पहले कब चलाई गई, तो 1853 में। किसके बीच चलाई गई? तो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो उर्वरक। उर्वरक यानी एक टाइप का यूरिया, इसका निर्यातक भारत नहीं है, भारत इसका उत्पादन नहीं करता, जबकि चाय, तंबाकू, कॉफी इन सब का भारत जो निर्यातक है। भारत में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी? 17, यानी भारत में कुल 17 जोन है, रेलवे जोन, क्योंकि एक जोन जो है पूरे भारत की ट्रेनों को नहीं संभाल सकता, इसलिए भारत में 17 जोन बना दिएगा। ठीक है, वहां से ट्रेनों का संचालन होता है, देखभाल होती है। इसके बाद इसका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पूछ लेते हैं, लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जलोढ़ मिट्टी कुछ इस टाइप से डिजाइन बनाना होगा, वहाँ लाल मिट्टी इस टाइप से हमें बनानी होगी, लेटेराइट मिट्टी ऐसी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी ऐसी होती है, डिजाइन है, पर्वतीय मिट्टी ऐसी। इसके बाद पूछ लेते हैं, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो 28। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, यानी 8, जिसमें दिल्ली भी एक है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है कौन सी है? हिंदी है। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार लॉ में कि संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन करके प्राधिकार और सरकार की अंगीभूत इकाइयों के बीच होता है। इस प्रणाली में सरकार के कम से कम 2 स्तर होते हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिनियम के वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या मतलब हो गया संघवाद? यानी एक देश को एक गवर्नमेंट नहीं चला सकती है। ठीक है, बहुत से देशों में क्या है
बहुत से देशों में नहीं, स्पेशली हमारे इंडिया में, भारत में दो तरह की सरकार होती है, दो तरह की सरकारों को कंट्रोल दिया जाता है कि वो भारत देश को चलाए। एक होती केंद्रीय स्तर, एक होती राज्य स्तर। राज्य का मतलब है भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट बना दी जाती, कहीं किसी पार्टी की गवर्नमेंट, कहीं किसी पार्टी की गवर्नमेंट। वो क्या है, अपने देश में अपने राज्य के अंदर बस अपना कंट्रोल रखती हैं, जबकि केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे कंट्री के लिए होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो ये पूरे भारत पर ही क्या करती है, कंट्रोल रखती है। जो राज्य सरकार होती है उसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, जो उस राज्य तक ही सीमित होती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट के रूल चलेंगे, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट के रूल चलेंगे। क्लियर हो गया, इस टाइप से होता है। इसके बाद इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जातिवाद क्या है। जातिवाद का अर्थ है जाति के आधार पर भेदभाव या पक्षपात करना। ये एक ऐसी विचारधारा जिसमें व्यक्ति अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है और दूसरी जातियों के साथ भेदभाव करता है। ये सामाजिक विभाजन, असमानता और संघर्ष का कारण बनती है। यानी जातिवाद में क्या होता है, बहुत से लोग अपनी अपनी जाति को अच्छा मानते हैं और दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के बीच मतभेद पैदा होता है, यानी लोग एक दूसरे से में असमानता महसूस करने लगते हैं, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से अलग मानते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंघ की स्थापना कब हुई। तो जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। यानी लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें हम लोग वोट देके अपने लिए कोई ना कोई मिनिस्टर या कोई ना कोई मंत्री चुनते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों के मध्य स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है। यानी इसमें लोगों की बातों को रखा जाता है, उनकी बातों को माना जाता है, उनकी चिंताओं पर गौर किया जाता है और उनकी परेशानी को ढूंढ के सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन में सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बना रहे, ठीक। यानी लोकतांत्रिक शासन ऐसा शासन होता है जिसमें हम लोग अपनी मर्जी से किसी एक को चुनते हैं, ठीक है, और फिर उसे एक पद दिया जाता है। क्लियर हो गया। इसी को हम कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें हमें वोट देने का अधिकार मिलता है और हम अपने मर्जी से क्या कर सकते हैं, किसी को भी चुन के मंत्री बना सकते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो कुछ भी हम देखते हैं आज हम भारत में जो भी पोजीशन जिसको मिली हुई है, तो हम पब्लिक की दिए हुए वोट की वजह से वो बनते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। तो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। इसलिए आप नोटों पे लिखा देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, तो मुद्रा का आधुनिक रूप ये सभी है, चेक, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, स्पेशली इसमें कौन सा है, ये सभी, यानी ये सभी मुद्रा का आधुनिक रूप है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, उसको भी हम समझ लेंगे। विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्ट में हम WTO कहते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, मतलब कि पूरी दुनिया के देश आपस में जो एक दूसरे व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उसी को हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 30 अक्टूबर 1947 को। विश्व के अनेक देशों ने GATT नामक एक विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, और तभी इसकी स्थापना हुई, जिसे हम शॉर्ट में WTO कहते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1955 से कार्य करना आरंभ कर दिया, ठीक है। इसका मुख्यालय जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या 160 है, यानी 160 देश इसमें जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैश्वीकरण क्या है, ठीक है। तो समझ लेंगे वैश्वीकरण किसे कहते हैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। यानी जब एक देश दूसरे देश से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कर्ज लेते हैं या सामान लेते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी जब पूरी दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से सामान खरीदते या बेचते हैं, यानी बिजनेस करते हैं, जिसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हिंदी में आयात निर्यात कहते हैं, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। इससे हमारे देश की या दूसरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती चली जाती है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये नियम कब लागू हुआ। ये नियम लागू हुआ था 1986 में, ठीक है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी इस नियम के जरिए हम उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, कस्टमर
अपनी जो समस्याएं हैं वो भारत सरकार के सामने रख सकते हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, जिसे हम आरटीआई कहते हैं, ये नियम कब लागू हुआ? तो ये सन 2005 में लागू हुआ। इसके ज़रिए क्या था, ये नियम इसलिए हम लोगों के लिए लाया गया, भारत सरकार में जो भी लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी, वो कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं, या कौन कौन सी उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं, या कौन सा काम कितना हुआ, कौन सी योजना ये स्कीम अच्छे से लागू हुई या नहीं, सब विभागों की हमें जानकारी मिल सके, इसलिए आरटीआई नाम से एक अधिनियम लाया गया, जो हमारे भारत के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नियम है। ठीक है, जो सन 2005 में लागू हुआ। हेलो स्टूडेंट, आपको क्लास 10th के हिंदी में सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए थे, इंपॉर्टेंट जो भी थे एसएसटी में, सोशल साइंस में। इनको शॉर्ट में इंग्लिश में भी समझ लेते हैं एक बार, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन फ्रांस? तो कब हुआ था ये फ्रांस रिवॉल्यूशन? तो 1789 में। ठीक है। व्हेन वाज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड? नेपोलियन बोनापार्ट कब हार गया था? 1815 में। ठीक है। व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? कब हुआ था फ्रेंच में रिवॉल्यूशन? 1789 में। ठीक है। When did Napoleon Code was introduced? नेपोलियन कोड कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1804 में। Who hosted the Congress at Vienna in 1815 में? किसने कांग्रेस को होस्ट किया था उस टाइम? चांसलर डी मैट्रिच ने। ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें पढ़ लेते हैं, जैसे कि द बुक गुलामगिरी इज रिलेटेड टू, किससे गुलामगिरी रिलेटेड है ये बुक? अनटचेबिलिटी से। ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द नोवेल आनंद मठ? आनंद मठ के ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है हु इज एड्रेस्ड बाय द नेम फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? इंडिया में फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट है व्हेन डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? यानी चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है। चौरी चौरा ये कहाँ पर हुआ था? ये चौरी चौरा जगह किस जगह पे? तो ये चौरी चौरा जगह ये जो लखनऊ के आगे जगह है गोंडा, उस साइड हुआ था ये। ठीक है। चौरी चौरा, जिसे हम गोरखपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये चौरी चौरा इंसिडेंट यानी एक घटना कहाँ हुई थी? ये गोरखपुर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। हु सेड द स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा? ये बात बाल गंगाधर तिलक ने बोली थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1913 से 1945। देखिए आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था, 1914 से 1918 तक चला और 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला। ठीक है। इसके बाद जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी समझ लेंगे। विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है? तो कॉटन। ठीक है। कॉटन जो ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है। उसके बाद इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज ब्लैक सॉइल फाउंड? किस स्टेट में इंडिया के ब्लैक सॉइल पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। फिर है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? ठीक। ओवर इरिगेशन, यानी पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है। पोटाश, लाइम एंड फॉस्फोरस आर फाउंड इन ग्रेटर क्वांटिटी। पोटाश, एलम और फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा कहाँ किस क्वांटिटी में पाई जाती है? किस सॉइल में पाई जाती है? मिट्टी में। तो एलुवियल सॉइल में पाई जाती है। ठीक है। लैंड इज विच टाइप ऑफ रिसोर्स? लैंड यानी ज़मीन किस टाइप की रिसोर्स है? तो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है। यानी भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जॉइंट बेनिफिट्स विच स्टेट? यानी दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो वो किस स्टेट में चलाया गया? तो वेस्ट बंगाल और झारखंड में चलाया गया। ठीक है। इसके बाद हम समझ लेते हैं इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है ये? इन विच इंस्टीट्यूशन एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड? तो पूरे वर्ल्ड को किस ट्रेड में इंटरलाइज किया जाता है? मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं वो किसके बेस पे चलती हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ठीक है। इसमें 160 से ज़्यादा देश, 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, यानी आयात निर्यात करती हैं। एक देश दूसरे देश को सामान देता है, दूसरा देश एक देश से सामान लेता है। ठीक है। तो ये किसके अंदर आते हैं? किस संस्था के अंदर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के अंदर आते हैं। ठीक है। विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेड। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेड क्वार्टर
कहाँ पर है। तो इस बात को भी देख लेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। अभी आपने पढ़ा था कि 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ क्या हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो जेनेवा में है। ठीक है, ये है जेनेवा। इसके बाद है व्हेन इज़ द नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड। नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 24 दिसंबर को। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई, ये कब स्टार्ट हुआ, कब लागू हुआ, तो ये अक्टूबर 2005 में लागू हो गया। ठीक है, आई होप आपको जितना भी शॉर्ट में पढ़ाया गया है एसएसटी में आपको सब क्लियर हुआ होगा। उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो आपने सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि आपको जो क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए से जो सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में जितना भी इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया है आपको बिल्कुल इसी टाइप से लिख कर आना है। दूसरी बात, इतना याद नहीं करना होता है, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं बस इनको शॉर्ट में समझ लेना है, और इससे रिलेटेड वहाँ जो भी क्वेश्चन आए उसे आपको अपने शब्दों में शॉर्ट में लिख कर आना है। ठीक है, इससे ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो प्रश्न जैसे पूछा जाए क्वेश्चन उसमें उससे ही रिलेटेड लिखना है। ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिखना है, याद रहेगा। यही आपके अच्छे मार्क्स लाने का एक रीज़न होगा। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम समझ लेते हैं इंडियन मैप के बारे में। ठीक है, 10th क्लास में साइंस सोशल साइंस का जो आपका ये टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में, इसमें तो इसमें सबसे पहले भारत की राजधानी कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें हमने दिल्ली पे टिक कर दिया। ठीक है, देखिए दिल्ली लिखा होगा। फिर है वेयर इज़ द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली की जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो वहीं पर हमने दिल्ली की जामा मस्जिद बना दी है। ठीक है, फिर वेयर इज़ द इंसिडेंट वेयर जलियांवाला बाग मैसूर इवेंट्स कैन बी हेल्ड, यानी वो जगह जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो कहाँ है, पंजाब में, अमृतसर के पंजाब में। देखिए हमने हेडिंग में उसमें टिक कर दिया। ठीक है, वेयर इज़ द गंगा नदी फ्लो, गंगा नदी कहाँ से फ्लो होती है, ठीक है, यहाँ से कहाँ से बहती हुई दिखती है, तो देखिए हमने कानपुर को बना रखा है, वहाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में भी होती है बट कानपुर यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक, फिर पूछते हैं वेयर इज़ द लेदर इंडस्ट्री, यानी चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, तो उसके लिए भी कानपुर पर ही टिक कर दिया। ठीक, फिर पूछते हैं वेयर इज़ ताजमहल सिचुएटेड, यानी ताजमहल भारत में कहाँ स्थित है, तो देखिए हमने लिख दिया है आगरा, वहाँ भी इसी तरीके से आपको लिख कर आना होगा। फिर क्वेश्चन आएगा वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, देखिए हमने लखनऊ लिख दिया है, लिख दिया है। ठीक, फिर है काकोरी कांड कहाँ हुआ था, तो काकोरी कांड मलिहाबाद में हुआ था, देखिए काकोरी कांड लिखा होगा। फिर है कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, तो कर्नाटक, कर्नाटक पे टिक लगा हुआ। ठीक है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, वेयर वॉज गांधी जी बॉर्न, तो उसके लिए लिख रखा है पोरबंदर यानी कि गुजरात में। ठीक है, हवा महल कहाँ स्थित है, वेयर इज हवा महल सिचुएटेड, तो देखिए लिखा हुआ है जयपुर राजस्थान। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए, वेयर इज चंद्रशेखर आज़ाद मेट्रियाट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलाहाबाद, इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहते हैं, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है। ठीक है, वेयर इज चार मीनार सिचुएटेड, चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, वेयर इज चौरी चौरा इंसिडेंट, तो ये कहाँ हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर वेयर इज टी फॉर्मेशन एग्रीकल्चर ऑफ टी, ठीक, यानी टी का यानी चाय पत्ती का कहाँ उत्पादन किया जाता है हमारे भारत में, तो असम में किया जाता है। देखिए हमने असम लिख दिया और वहाँ पर टिक कर दिया। ठीक, इसी टाइप से वहाँ क्वेश्चन आएंगे, और वहाँ पे जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा आपको वहाँ मैप दिया जाएगा स्कूल में, और आपको इसी टाइप से फिल करना होगा जहाँ भी आपका सेंटर गया होगा वहाँ। तो मैप जब आपको मिलेगा तो आप उसमें पेंसिल से या पेन से इसी टाइप से वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप नेम भी लिख पाएंगे और उसका जगह को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, मैप में, और मैप हम जब आप